हेलो फ्रेंड्स, आपका एक ऑनलाइन स्पेशल सेशन में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए टॉप 15 प्रश्नों के बारे में। यानी नॉर्मल रूप से जब कोई व्यक्ति अपना पहली बार ब्लड डोनेट करता है या फिर किसी को ब्लड डोनेट करते हुए देखता है तो उसके मन में जो उठने वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी स्पेशल सेशन आपके लिए आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि जो ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति हैं उसके शरीर में हीमोग्लोबिन और जो प्लेटलेट्स है उसका जो स्तर कितना होना चाहिए। ये नॉर्मल रूप से प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं कोई ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो मेरे शरीर में लगभग हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स है वो कितने होने चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर रक्तदान करने के लिए शरीर में जो कम से कम है वो 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और वही जो जो प्लेटलेट्स है उसकी जो संख्या है लगभग 1.5 लाख यानी 1,50,000 से ऊपर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्या ब्लड डोनेशन के बाद शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो उसका क्या लेवल घट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कि ऐसा नहीं होता है। यानी दरअसल ब्लड में जो 48 तरह के जो आवश्यक तत्व हैं वो लिक्विड फॉर्म में घुले रहते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति है अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो इससे उसके हीमोग्लोबिन के जो लेवल है उस पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। और इसके बाद उस सामान्य ढंग से उसके शरीर में जो नया ब्लड है या जो नई ब्लड सेल्स है वो बननी प्रक्रिया है वो तेज़ी से शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो ब्लड डोनेशन और जो प्लेटलेट डोनेशन है उसमें क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो आजकल जो डेंगू है, जो चिकनगुनिया है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसमें व्यक्ति के शरीर में जो प्लेटलेट है उसकी संख्या है वो घट जाती है, जो कि ब्लड में जो पाया जाने वाला एक आवश्यक तत्व होता है। और आजकल ऐसी वर्तमान में तकनीकें उपलब्ध है जब कोई व्यक्ति जिसमें कि जब कोई व्यक्ति अपना जो ब्लड डोनेट करता है तो मरीज होगा उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो लैबों में उसके जो प्लाज्मा है, जो प्लेटलेट्स हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी है उसको छांट कर अलग करके सुरक्षित करके रख लिया जाता है। और बाद में जब ज़रूरत हो उसी के अनुसार अलग अलग मरीजों के सैंपल से उन्हें वो दे दिया जाता है। और अब ऐसी तकनीक उपलब्ध भी है, यदि कोई डोनर है वो किसी मरीज को केवल अगर प्लेटलेट्स है वो डोनेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगला प्रश्न आपके पास दिमाग में आता है कि क्या आम तौर पर अगर कोई उसके स्वस्थ व्यक्ति है उनमें कितने दिनों के अंतराल पर ब्लड डोनेट या फिर जो प्लेटलेट्स है वो डोनेट करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो तो लगभग उसे 5 से 7 दिन के बाद वो फिर से अपनी जो प्लेटलेट्स है वो डोनेट कर सकता है। वही अगर 20 दिन के बाद अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो 20 दिन के बाद कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि क्या रक्तदान के बाद कमजोरी महसूस होती है। ये भी काफ़ी कॉमन प्रश्न है। तो अगर इसका जवाब सुनेंगे तो आपको हैरान होगी कि ऐसी कोई कमजोरी इसका संबंध ब्लड से होता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि जो ब्लड को देख कर घबराहट होती है और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण कई बार लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। और इस समस्या से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और डोनेशन के बाद नॉर्मल रूप से जो जूस पिए और 15 से 20 मिनट तक आराम करने चाहिए ताकि क्या हो ताकि उसे शरीर को रिलैक्स फील हो। उसके बाद चाहे वो ऑफिस जाए कोई अन्य काम करे तो वो कर सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ब्लड डोनेशन से पहले की जाने वाली जो जांच है उसमें किन किन बात ध्यान रखा जाता है। अब ये भी काफ़ी कॉमन प्रश्न है कि जब कोई डॉक्टर है जब हमारा ब्लड टेस्ट कर रहा है तो वो ब्लड में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखता है। तो इसका आंसर होगा कि जो आमतौर पर जो ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान से पहले जो डोनर है उसकी जो नब्ज़ की गति है, उसके जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसके ब्लड जो प्रेशर है, उसका जो शुगर लेवल है, उसकी हार्ट बीट है, उसके जो लंग्स की जो सामान्य जांच है वो की जाती है। और साथ ही उसके त्वचा का निरीक्षण करके भी ये देखा जाता है
कि जो जहाँ से जो ब्लड है वो निकालने की ज़रूरत है, वहाँ कोई घाव या फिर संक्रमण तो नहीं है। साथ ही जो डोनर के जो प्रोफेशन है उसमें उसकी भी जानकारी ली जाती है, क्योंकि दरअसल अगर कोई डोनर है, अगर कोई ड्राइवर या पायलट है तो उसे शायद में सामान्य रूप से कुछ चक्कर वक्कर या कुछ भी प्रॉब्लम बाद में हो सके, बाई चांस हो सकती है। तो इसलिए उसको रक्तदान के बाद लगभग 24 घंटे तक आराम करने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि क्या ब्लड डोनेशन के बाद शाकाहारी लोगों को अधिक कमजोरी होती है? तो इसका आंसर होगा कि नहीं। ये कोई एक्चुअल में ये सभी ये अफवाह होती है। इसका कोई जो वैज्ञानिक आधार तो नहीं है। और संतुलित जब वो व्यक्ति है, जब संतुलित शाकाहारी भोजन करेगा तो उसके शरीर में जो ब्लड में जो आयरन है उसकी पर्याप्त मात्रा में उसको पोषण मिलेगा और साथ ही उसका ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि जो ब्लड डोनेट करने वाले जो व्यक्ति हैं उसका नॉर्मल रूप से जो वेट है वो कितना होना चाहिए? तो इसके लिए एक रिपोर्ट के अनुसार है कि जो लगभग फीमेल है यानी स्त्री है उसका लगभग 45 किलोग्राम और जो मेल है यानी पुरुष है उसका लगभग 50 किलोग्राम यानी कि 50 किलोग्राम या फिर उससे अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है कि क्या पीरियड्स के दौरान कोई स्त्री जो ब्लड है वो डोनेट कर सकती है? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, हो सकती है। उसके बाद होता कि आगे सिर्फ उसके शरीर में उसके जो स्वास्थ्य का जब परीक्षण किया जाता है और अगर वो सब कुछ सही है तो वो अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास प्रश्न दिमाग में आता है कि कोई व्यक्ति है अगर सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करता है तो क्या वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है? तो इसके लिए आपके पास आंसर होगा कि अगर कोई व्यक्ति है अगर वो सीमित मात्रा में जो लिमिटेड कोई अल्कोहल है उसका सेवन करने वाले लोग हैं वो ब्लड से अगर मरीज का कोई नुकसान नहीं होता है, यानी उसका अगर ब्लड लिया जाए तो फिर उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर भी इस बात का निर्णय डोनेशन से पहले की जाने वाली जो जांच कैंप में जो डॉक्टर है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिमाग में आता है कि जो क्या अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले जो कोई लोग हैं उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए या वो कोई कर सकता है? तो इसके लिए आंसर होगा कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो कोई मिलिट्री में है यानी सैनिक हैं, अगर कोई प्लेयर यानी खिलाड़ी हैं, जो मजदूर है जिसको ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, वो ऐसे लोग भी अगर कोई चाहे तो वो बेझिझक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बस इससे होता क्या कि उससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होता है और साथ ही उसको बस अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? तो आपके पास आंसर होगा कि जो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कि अगर कोई डॉक्टर के परीक्षण के आधार पर यदि कोई डिफरेंटली एबल व्यक्ति है तो वो पूर्णतः अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई डिसेबिलिटी व्यक्ति है तो उसे अगर उसको शरीर अगर स्वस्थ है तो चाहे तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि क्या टैटू बनवाने लोग जो अपने शरीर पर जो टैटू बनवाते हैं वे लोग क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी लगभग काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि जो लोग शरीर पर अपने टैटू करवाते हैं शायद और उसे बहुत सारा केमिकल उसके शरीर में चला जाता है, तो क्या उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए? तो आपका आंसर होगा कि यहाँ जो टैटू से ब्लड का डोनेशन कोई सीधा संबंध होता नहीं है। फिर भी अगर कोई टैटू बनवाता है या फिर कोई पियर्सिंग करवाता है तो समय पर अगर उसे सफाई का ध्यान नहीं रखा जा गया तो उसे संक्रमित जो सुई है जिससे वो टैटू बनवाता है उससे जो हेपेटाइटिस या फिर जो HIV संक्रमण होने की आशंका रहती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टैटू बनवाने वाले हैं या जो इसे पियर्सिंग कहते हैं जो पियर्सिंग करवाते हैं यानी टैटू बनवाते हैं वो कराने के बाद लोगों को 1 साल तक ब्लड डोनेशन से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसे वो टैटू बनवाते हैं तो टैटू बनाने वाले मशीन में जिस सुई का प्रयोग किया जाता है अगर वो संक्रमित हुई तो जिससे वो ब्लड डोनेट करेगा क्या पता वो भी संक्रमित हो सकता है। तो अंतिम प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या अगर रक्तदान के दौरान डोनर कोई संक्रमण हो सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर जो ब्लड डोनेट करे तो क्या उसे कोई इन्फेक्शन या हो सकेगा? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि यदि अगर आप किसी ऐसे ब्लड बैंक के द्वारा लगाए गए कैंप में अगर रक्तदान कर रहे हैं जिसके पास सरकारी लाइसेंस है और वहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा के जो नियम हैं अगर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है तो और ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक है उसको कोई कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है।
इसलिए जो आप बेफिक्र होकर अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही तरह रखते हैं और साथ ही आप अपना ब्लड डोनेट करें क्योंकि आपके ब्लड से शायद किसी की जान बच सकती है। तो आज का वीडियो हम यही रखते हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू।